अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, और उनकी कोड डायरेक्शन, प्रोनाउंसमेंट, और जो हम मुख्तलिफ किस्म के राइटर्स हम पढ़ रहे हैं उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो हमारा ये आज का टॉपिक है आर्टिकल्स फ्राम 29 to 30। इसमें कौन कौन सी चीज़ कवर अप हो रही है। सबसे पहले इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है। ये सभी आर्टिकल इसमें आते हैं। आर्टिकल 29 to 23 में इनको कवर अप करता है ये। सो आर्टिकल 29 क्या है? दिस इज कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 29 यानी आर्टिकल 29 हमें क्या देता है? इट गिव्स अस द राइट्स टू माइनॉरिटीज टू कंजर्व देयर डिस्टेंट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। यानी कि ये माइनॉरिटी, जितनी भी माइनॉरिटीज होते हैं, इनको अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, इनको इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस आर्टिकल को बनाया गया है। सो such minorities shall not be denied admission into educational institution maintained or aided by the state। यानी कि जितने भी माइनॉरिटीज़ मुख्तलिफ स्टेट, हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेटों में रह रहे हैं, कोई भी चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो या कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इनको ये एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकता है। सो दिस इज आर्टिकल 29 दैट इज कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। इसके बाद आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 इज एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि आर्टिकल 30 हमें एक राइट फराहम करता है माइनॉरिटीज़ के लिए टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, कि अपनी चॉइस के हिसाब से वो कहीं भी माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो सिमिलरली, while granting financial aid to minority institutions of the state shall not discriminate on any ground। यानी कि किसी भी तरीके से जो भी माइनॉरिटीज़ होंगी उनको किसी किस्म की कोई उनसे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। सो दिस इज आर्टिकल 30। इसके बाद इसमें माइनॉरिटी राइट जो है, कोड डायरेक्शन क्या है, कोड प्रोनाउंसमेंट इसकी क्या है? सो with regard to freedom of managing the minority institutions, certain controversies have been resolved by the court। यानी कि हमारे पास कोई कंट्रोवर्सी भी वक्त फौक्तन आ रही होगी, और उनको वक्त वक्त पे सुलझाया भी गया है। सो ये कंट्रोवर्सी क्या क्या थी? फॉर एग्जांपल, कर्नाटका गवर्नमेंट में एक केस था, मणिपाल केस। सो it has Karnataka government has maintained that only when there are majority of members belong to a minority can the provisions of Article 30 be claimed। यानी कि अगर किसी हिसाब से मेजॉरिटी मेंबर्स माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं तो इस चीज़ का कोई आर्टिकल 30 वहाँ पे हम एनफोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ एक और मसला है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस की एक डायरेक्शन आ रही थी। वो क्या थी? वो यही थी कि वेदर ए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 और नॉट। यानी कि आर्टिकल 30 के तहत जो हमने पहले ही भी पढ़ा था वो इसको कवर अप करता है कि नहीं करता है। आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 ये है एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि माइनॉरिटी में जितने भी लोग आते हैं वो इस आर्टिकल को कवर अप करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद हमारे पास और है आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दैट कम्स आर्टिकल 32, judiciary as custodian of rights।
सुप्रीम कोर्ट इसमें आता है, हाई कोर्ट इसमें आता है, यानी कि कस्टोडियन ऑफ राइट्स, राइट्स जितने भी होते हैं, जुडिशरी उनकी एक किस्म की जो इनको एक वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर देता है। आर्टिकल 32 जो है, it gives us it guarantees the right to move the Supreme Court for the enforcement of rights given by the Constitution. Under Article 226, a person can move the High Court for enforcement of his fundamental right. यानी कि ये कानून क्या हमें बताता है, अगर किसी आदमी को किसी का कोई भी जो इसको प्रिविलेज होगा वो उसको वो नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपने केस को हाई कोर्ट में ले जा सकता है। अगर इसके बाद the Constitution also empowers the Supreme Court and High Court to issue writs for the enforcement of the rights which has been infringed. यानी कि अगर फिर हाई कोर्ट में वो अपने इसको फिर सेटिस्फाई नहीं होगा, वो फिर इसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकता है। तो इसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जो कोर्ट डायरेक्शन वक्तन फ़ौक़्तन आती है, वो इसको फिर इन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल्स के तहत उसको इम्प्लीमेंट फिर करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज़ ये इसी में आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। वो क्या है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? इट इज़ to guarantee the citizens' rights in India in 1993, the National Human Rights Commission was established. यानी कि ये जो एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, इसको हिंदुस्तान में 1993 में इसको बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। और ये क्या है, इस कमीशन के तहत सिटीजन्स राइट्स हर एक को मिलनी चाहिए। So the National Human Rights Commission is chaired by a retired judge, यानी कि इसको कोई रिटायर्ड जज या रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करता है। और ये इसका क्या फंक्शन होता है, ये किस लिए बनाया जाता है, या इसकी क्या jurisdiction क्या है? So it monitors observance of human rights in the country and points out the violations of rights from the people and affected organization, if any. यानी कि अगर किसी वक्त में किसी आदमी के किसी राइट्स का किसी तौर से भी वायलेशन की जा रही है, तो ये जो ये कमीशन है, इसको वहाँ पे इंसाफ मिल सकता है। So the NHRC therefore complements the role of the Supreme Court and High Court to keep a check on the infringement of human rights। यानी कि जितने भी ह्यूमन राइट्स है, इसको एक किस्म की एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है इन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए। So this is sufficient for today. We will proceed further in the next upcoming lecture. Okay, thank you.